गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा कि लास्ट वाली वीडियो हम लोगों ने देखी हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर। कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि कम से कम जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसे भी साथ में ले लिया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म में सबसे पहला जो चैप्टर उठाएंगे उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, अर्थात रासायनिक बलगतिकी। क्या होता है, पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये एक बोर्ड के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7 या 8 नंबर का चैप्टर रहेगा। और एक बात और बता दें, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भली भांति से समझ लें। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखें। पूरा देखने से ये रहेगा कि कम से कम सारे क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, प्रयास यही रहेगा हमारा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अर्थात द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और एक बात, इस रिएक्शंस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर रिएक्टेंट्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी बातों के बारे में इसमें स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। चलिए दूसरी बात आप सुनिए। एक शब्द ये आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं की गति। तो अभिक्रिया की गति के हिसाब से, अभिक्रिया की गति यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की गति के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिएक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस, स्लो रिएक्शन। दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। स्लो का मतलब मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं। और अगला जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है। अब आप समझिए मंद अभिक्रियाएं क्या होती है या स्लो रिएक्शंस क्या होती है। दोज रिएक्शंस विच विल अकर्स इन फ्यू मिनट्स और इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज और इन फ्यू मंथ और इन फ्यू ईयर्स आर नोन एज द स्लो रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों में होती हैं या कुछ घंटों में होती हैं या कुछ दिनों में होती हैं या फिर कुछ महीनों में होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे आप लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी रिएक्शन, जैसे आप बताइए, एक बात मैं आपसे कहूं कि लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक कैसी रिएक्शन है, आप ये देख लीजिए, लोहे पर जंग कुछ 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में या 10-20 मिनट में नहीं लगती। लोहे पर जंग लगती महीनों, लेकिन एक बार जंग लग जाती है तो फिर से लोहा वही लोहा तुरंत सुरक्षित सेफ नहीं हो जाएगा, अच्छा नहीं हो जाएगा। तो लोहे पर जंग लगना हमारी कैसी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया।
चलिए दूसरी बात, राइपनिंग ऑफ फूड्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अर्थात फलों का पकना, फलों का पकना, ये भी कैसी अभिक्रिया है? ये भी आपकी एक स्लो रिएक्शन है अर्थात मंद अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, थर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड अर्थात भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये भी कैसी अभिक्रिया है? एक मंद अभिक्रिया है। लिख लेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये मंद अभिक्रिया, इनमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, तीव्र अभिक्रिया की बात करें, ऐसी अभिक्रियाएं जो 10 की पावर -3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती, उन्हें हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, अर्थात दो जब रिएक्शंस विच विल अकर्स इन 10 की पावर -3 सेकेंड्स और 10 की पावर -6 सेकेंड्स आर नोन एज द फास्ट रिएक्शन। बात समझ में आ रही? बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी का मतलब जैसे अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जो बहुत तीव्र होगी, जैसे अगर किसी क्षार में यानी कि बेस में एसिड को मिलाया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? ये साल्ट बनेगा अर्थात लवण बनेगा और प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम क्या होता था? उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम लोग, ये एक ऐसी रिएक्शन है जैसे ही एसिड में बेस मिलाया तुरंत क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अगला हम कह सकते हैं कि बंदूक की गोली का निकलना एक फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी फास्ट रिएक्शन, बात समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की कुछ न कुछ स्पीड होती है, कुछ न कुछ रेट होती है, उन रेट के बारे में हम लोग जहां स्टडी करेंगे वही कहा जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ रही? अच्छा, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या बता रहा है अभिक्रिया का वेग क्या होता है या रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़िया से समझेंगे। देखो, अभिक्रिया का वेग अर्थात जैसे मान लो कोई एक पदार्थ था ए और ये ए से कुछ बी बन रहा है। शुरुआत में हमने माना कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी है? 10 है, और प्रारंभ में सांद्रता बी की कितनी होगी? 0। ये बात कब की हो रही है? एट t = 0, जब रिएक्शन शुरू हो रही है। हमने थोड़ी देर बाद देखा, यानी कि t = मान लो 2 सेकेंड पर हमने देखा तो इससे कुछ कम हो जाएगा। हमने कहा इससे कम कितना हुआ? 10 से मान लो 4 कम हो गया, तो जितना ये कम होगा उतना ही ये बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चेंज कितनी देर में हुआ? 2 सेकेंड में हुआ। तो रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन, अपॉन में क्या होगा? अपॉन में होगा टाइम टेकन टू चेंज। क्या होगा? टाइम टेकन टू चेंज। हिंदी में लिख लेंगे सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय। सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग किससे दिखाते हैं? इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज हो गया, इन कंसंट्रेशन का ये सिंबल अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो रेट की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा आप देखिए कि अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए, अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो आर किसके बराबर होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन के बराबर। इसका मतलब द रेट ऑफ आ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। परिभाषा लिखेंगे
कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। हिंदी में क्या कहेंगे? एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। बात समझ में आ रही? एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई पूछ ले आर का मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक क्या होगा, यानी कि यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर, तो ये कितनी आएगी? यानी कि कंसंट्रेशन, यानी कि लिखेंगे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन, अपॉन में क्या होगा? यूनिट ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका आगे काम पड़ेगा। हिंदी में लिख लेंगे सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? कंसंट्रेशन का की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। हिंदी में लिख लेंगे मोल बटे लीटर अपॉन सेकेंड। इसको देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई? आर की यूनिट आ गई, दर का मात्रक आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई दर की परिभाषा, दर का मात्रक और दर का फार्मूला। मान लो कोई एक रिएक्शन आपको दे, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एक रिएक्शन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि भैया हमने कहा ए मोल है ए प्लस बी मोल है बी, ये बना रहा है सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, ठीक है। तो यहां से आर बराबर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। ये जो ए है ये कहाँ जाएगा? 1 अपॉन में जाएगा और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हमको बताता है कि ए की अमाउंट या ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक बात, जो बी होगा ये भी तो रिएक्टेंट है, तो 1 अपॉन बी इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी बराबर, ये भी माइनस में रहेगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। और सी में देखेंगे 1 बाई सी इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन डी इंटू, इंटू में क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा। बात समझ में आ रही? सी और डी इसलिए प्लस में होंगे क्योंकि, बात को समझिए, सी और डी इसलिए प्लस में होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट हमारे बढ़ रहे हों, रिएक्टेंट हमारे कम हो रहे हैं तो ये माइनस में रहेगा। प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये दोनों प्लस में रहे। यहां तक बात समझ में आ रही? और ये सब बराबर हो, क्यों बराबर होंगे? आप देखिए ए जितना कम पड़ेगा उतना ही तो सी बढ़ रहा हो। अगर ए कम ना पड़ता तो क्या सी बढ़ जाता? इसका मतलब ए के अकॉर्डिंगली सी बढ़ रहा है, बी के अकॉर्डिंगली सी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या होंगी? रेट सारी बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबके मैंने मात्रक आपको बता दिए, यूनिट सबका सेम रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड। यहां तक समस्या नहीं। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या है? लिखेंगे हेडिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला जो कारक है नंबर एक में लिखेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसका मतलब क्या होता है? सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है? आप समझिए, अगर ए और बी दो रिएक्टेंट थे और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं अर्थात उत्पाद बना रहे हैं, आप बताओ अगर ए और बी की मात्रा कम होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी कम होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेंगे, सिंपल सी बात।
और अगर ए और बी की का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा अर्थात मात्रा ज्यादा होगी तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स यानी कि प्रभावी टक्करें ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, ज्यादा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सांद्रता को बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर है ये बात, लिख लेंगे आप। नंबर 2 टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर, ताप जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ताप। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती? मान लीजिए ये कोई एक बीकर है, इसमें एक रिएक्शन हो रही। अब जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो इन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी स्पीड में मोशन करें, जल्दी जल्दी मूव करें। और जल्दी जल्दी अगर ये मूव कर रहे होंगे इसका मतलब इनमें कोलिजन्स भी जल्दी जल्दी हो रहे होंगे। अगर कोलिजन्स में टक्करें जल्दी जल्दी हो रही होंगी तो फिर प्रोडक्ट भी जल्दी बन रहे होंगे। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन की रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर हो गई ये बात, लिख लेंगे आप अच्छे से। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। क्या होता है कैटेलिस्ट? देखिए कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट क्या होता है इस बात को समझे। देखो कैटेलिस्ट वो होता है जो किसी भी अभिक्रिया में बिना शामिल हुए उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं कैटेलिस्ट। अर्थात अभिक्रिया में वो खुद शामिल नहीं होता है लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, और उत्प्रेरक जो होते हैं अर्थात जो कैटेलिस्ट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक होता है आपका निगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को हमेशा इंक्रीज करे। अच्छा, निगेटिव कैटेलिस्ट भी होते हैं। निगेटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, जैसे कुछ रिएक्शनें होती है वो अपने आप बहुत तेज चलने लगती, ऐसी रिएक्शनों को हम क्या करते हैं, स्लो करने का प्रयास करते हैं। बात समझे आप? जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शनें बहुत तेज चलती, उन रिएक्शनों की स्पीड को कम किया जाता है और रेट को कम किया जाता है। वहां पर रेट को कम करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे H2O2 का यूज करते हैं, तो वो क्या है, निगेटिव कैटेलिस्ट है, अर्थात रिएक्शन की रेट को धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग निगेटिव कैटेलिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? करता क्या है इस बात को समझिए। जो कैटेलिस्ट है, जैसे मान लीजिए ए और बी मिल करके कुछ सी और डी बना रहे, यहाँ के कोई उत्प्रेरक था, यहाँ क्या था, कैटेलिस्ट था। ये कैटेलिस्ट क्या करता है, जो हमारे अभिकारक हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे अभी आ रही है इस इक्वेशन में। सक्रियण ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं E से, किससे दिखाते हैं, E से। इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है कौन, कैटेलिस्ट। अब ये उत्प्रेरक इनकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, जैसे ही ऊर्जा को कम किया तो ये जल्दी जल्दी कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे, और जब जल्दी कोलाइड होंगे तो फिर प्रोडक्ट भी हमारे जल्दी बनेंगे और ज्यादा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति से किसी भी रिएक्शन की स्पीड या रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि द कैटेलिस्ट इन अ रिएक्शन, दोबारा सुन लीजिए, इन अ रिएक्शन द कैटेलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? दूसरा एक बात सुनिए, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अगला सुनिए, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, अर्थात
अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? देखिए इसका एक एग्जांपल सुनिए। देखो एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी थी, इंटर में भी है। क्या है? उस रिएक्शन का नाम है साबाते-सेंडेरेंस रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं साबाते-सेंडेरेंस अपचयन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में होता क्या है कि एथीन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो बनता क्या है? CH3 ठीक है ना। अब निकिल इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट, ठीक है। निकिल करता क्या है इस बात को समझिए। निकिल क्या करता है? हाइड्रोजन का जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, हाइड्रोजन इस पर जाकर के कलेक्ट हो जाती है। एथीन जैसे ही इस निकिल के ऊपर से पास होती है तो एथीन इस हाइड्रोजन के संपर्क में आ जाती है और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल जाती है, रिएक्शन तुरंत CH3 कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ? निकिल की वजह से। अगर ये निकिल ना होता तो ये रिएक्शन तब भी होती, लेकिन इसकी रेट बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन हो रही। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये फैक्टर्स हैं, पूछे गए हैं बोर्ड में, इनको एक बार अच्छे से आप देख लें। ठीक है, क्लियर है बात? अगला है हमारा रेट लॉ, अर्थात जिसे कहते हैं वेग नियम। रेट लॉ अर्थात इसे क्या कहते हैं? वेग नियम। ठीक है, इसके आगे की वीडियो आपको अगले वाले मिल जाएगी। अगले वीडियो में इसी को बता देंगे हम, और आप प्रयास करिएगा कि वीडियो को सारी देखिए। पूरा कंप्लीट वीडियो देखने पर आपको सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे वो विद क्वेश्चन एंड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात है, जो भी आपके डाउट्स हों उन्हें आप कमेंट में लिख करके भेजें कि ये डाउट्स आ रहे हैं। और एक बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना। थैंक यू।